इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी के बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून के प्रेमनगर चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर के बाजार का दौरा किया। प्रेमनगर बाजार के व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी की नई दरों पर ली उनकी राय। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने पर विपक्ष ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को खराब जीएसटी की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जनता से जो पैसा लूटा गया है, जनता उसका हिसाब मांग रही है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में पेपर लीक मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड सरकार का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। केशव थलवाल का मामला प्रदेश भर में बना चर्चा का विषय। डीएसपी अनुज कुमार को सौंपी जा सकती है मामले की जांच। सहारनपुर के गुप्ता हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा। मृतका के परिजनों ने महिला चिकित्सक पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून के प्रेमनगर चौक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर बाजार का दौरा किया और प्रेमनगर बाजार के व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी दुकानों पर जाकर स्टिकर लगाकर उनसे भारतीय जनता पार्टी की जीएसटी की नई दरों पर उनकी राय ली, जिसमें व्यापारियों ने सरकार के जीएसटी कम करने पर खुशी जताई और बताया कि इसका लाभ सभी व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस मौके पर हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह ग्राउंड पर पहुंचे, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत, अभिनंदन किया और आप देख रहे हैं किस तरीके की खुशी की लहर एक एक दुकानदार के चेहरे पर है, एक एक दुकानदार के चेहरे पर चमक है, क्योंकि यदि जीएसटी घटा है तो है ग्राहक की जेब पर पड़ने वाला जोर भी घट रहा है। और कहीं ना कहीं जो एक लंबी डिमांड बाजार के लोगों की, व्यापारियों की थी कि जीएसटी घटना चाहिए, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौर करते हुए उस पर एक्शन लिया। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सीमेंट में हुआ है, एसी में हुआ है, रेस्टोरेंट होटल वालों को हुआ है। अभी मैग्नेट हाउस वालों ने उनका स्वागत किया। 12% से सीधा 5% हो गया, सर्विस पर 18 से 5% हो गया। तो ये हर फील्ड पर इसने असर किया है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेनली बेनिफिट अगर बात करें तो आपके निचले स्तर पे जो कस्टमर हैं उनको बिल्कुल, जैसे कि अभी सिद्धार्थ भाई ने बताया कि हुआ है, उससे क्या है कि बेसिकली जैसे गाड़ियों में 28 से 18% हुआ और आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम से 18 से 28 और कई सब प्रोडक्ट, जैसे सोलर की बात करें, सोलर में 12% से 5% हुआ है। ग्राउंड लेवल तक उसका बेनिफिट बहुत बड़ा लेवल पे आपको आने वाले समय पे नजर आएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है ये और ये निचले स्तर तक इसका बेनिफिट मिलेगा। व्यापार, आप जैसे व्यापारी हैं, आपकी दुकानदारी में सेल में क्या फर्क पड़ा आपकी? सभी के ट्रेड में फर्क पड़ा है। अगर हम बात करें, हम जैसे इन्वर्टर बैटरी का काम करते हैं, बैटरी में 10% डिस्काउंट आया है, प्लस डिस्काउंट जीएसटी डिस्काउंट है। उसके बाद एसी के अंदर डिस्काउंट है, डिश वॉशर में डिस्काउंट है, सोलर में डिस्काउंट है। को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। मतलब आपका कहना है कि आपकी दुकानदारी भी बढ़ी और कस्टमर को भी, हमारी नहीं, ऑल ओवर इंडिया वो जो लोग व्यापार करते हैं। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसी बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी काउंसिलिंग का निर्णय का श्रेय लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को खराब जीएसटी की लूट का भी श्रेय लेना पड़ेगा। जनता से जो पैसा लूटा गया है, जनता उसका हिसाब मांग रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी की नए दरों पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी की दरों को कम करके उपहार दिया है। इससे व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी बिक्री बढ़ेगी। आज हम बाजार में खासतौर पर
पर दुकानदार भाइयों से मिलने और उनसे अनुरोध करने आए थे कि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले। हम प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल में अगर आपने जीएसटी काउंसिल के सर्वसम्मत निर्णय का अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को खराब जीएसटी की जो लूट हुई है उसका भी श्रेय लेना पड़ेगा। 40 लाख करोड़ की लूट नरेंद्र मोदी, इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो की, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीएसटी घटाया है। तो बढ़े हुए जीएसटी का जो 40 लाख करोड़ रुपया है वो जनता को दें, उसके बाद श्रेय लें। जनता से जो आपने पैसा लूटा है, जनता उसका हिसाब मांग रही है। क्या वो नरेंद्र मोदी दूसरे थे जिन्होंने वो खराब जीएसटी लागू की थी? एक ही नरेंद्र मोदी पहले लूटता है, उसके बाद कम करता है। तो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। रही बात नरेंद्र मोदी जी के पत्र लिखने की, तो नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई काम नहीं रह गया है। 15 अगस्त को लाल किले से भी यही बोला, उसके बाद एक दिन और ढिंडोरा पीटा जिस दिन ये 20 क्या इन्होंने निर्मला सीतारमण ने किए, और उसके बाद फिर राष्ट्र को भी संबोधित किया। अब पत्र लिख रहे हैं। अरे मोदी जी, अब घर घर चले जाओ। जीएसटी को लेकर के आपने काफी बातें बताई हैं, क्या सोच है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये उपहार दिया है कि जीएसटी के दरों को कम करके, इससे प्रत्येक उपभोक्ता, प्रत्येक नागरिक प्रभावित होगा। और आज से जीएसटी की घटी दरें लागू हो गई। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी वर्ग है वो भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि उसका सेल बढ़ेगी, उसकी दुकानदारी बढ़ेगी। और जब दुकानदारी बढ़ेगी अर्थात चीज़ों की मांग बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी अपनी रफ्तार पकड़ेगी। और जब इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ती है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि दिवाली के अवसर पर एक उपहार देंगे, 1 महीना पहले उन्होंने दे दिया। आज नवरात्रि का दिन है, आज से घटी दरें लागू हो गई। आज हम मार्केट में खास तौर से इसलिए आए थे कि हम अपने दुकानदार भाइयों को बधाई भी दे दें और उनसे इस बात का आग्रह भी कर लें कि इसका आम उपभोक्ता को इसका फायदा मिलना चाहिए। अगर आम उपभोक्ता को ट्रेडर्स इसका फायदा देंगे तो निश्चित रूप से उनकी ग्राहक संख्या बढ़ेगी, जिससे उनका ट्रेड फलेगा फूलेगा। और यही उद्देश्य है यहाँ पर आने का। हम मोदी जी को बार बार इसके लिए बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय करके पूरे देश को एक राहत की और खास तौर से लाभान्वित करने की जो कोशिश की है, उनको बार बार प्रणाम। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय में पेपर लीक मामले में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में नकल माफिया लगातार हावी हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार में बैठे लोग नकल माफियाओं को पकड़ने के बजाय खुलेआम कह रहे हैं कि केवल 3 पेज बाहर निकले हैं और पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रही है? उत्तराखंड सरकार जल्दी ही सीबीआई जांच नहीं बिठाती है तो जल्द ही कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। विगत वर्षों से एक ही मांग उठाई जा रही है कि सरकार जो ये भर्ती घोटाले हो रहे हैं उनकी सीबीआई जांच करे, लेकिन स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि सरकार की इस भर्ती घोटाले में पूर्ण रूप से संलिप्तता है। वो संलिप्तता कैसे दिखाती है कि कल अपने बयानों में जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 3 फोटो बाहर निकली है और पेपर लीक नहीं हुआ। ये कौन सी बात हुई? अगर आपने उन सेंटरों में जैमर लगाए थे तो कैसे वो फोटोएं लीक हो गई? इसका मतलब है जो सरकारी तंत्र भी है वो भी पेपर लीक करने में जुटा हुआ है। और इसीलिए सरकार से जो ये युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो अभी तक सीबीआई जांच नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी इसमें सम्मिलित हैं, पूरी सरकार इसमें सम्मिलित है, इसलिए सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही है। अगर यही हाल रहा तो इस भाजपा सरकार को यही युवा उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं। धन्यवाद। चल रहा है हाकम सिंह एक मोहरा है जिसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट और हमारे बड़े नेता दोषी हैं, आयोग दोषी है। आखिर हाकम सिंह के घर में तो कोई पेपर नहीं बन रहा है ना। अगर हाकम सिंह के घर में पेपर बन रहा होता तो हम मानते वो लीक हो रहा है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो है सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और इसकी जाँच होनी चाहिए और सीबीआई जाँच होनी चाहिए। थोड़ा प्रदर्शन में
धामी चोर, हाकम चोर, आयोग चोर का पूर्ण चोर विरोध आज प्रदर्शन उत्तरकाशी युवाओं ने किया है। क्योंकि जिस तरह से चोरी का मामला भर्ती घोटाले में बार बार जो सरकार करवा रही है, यहाँ उत्तरकाशी युवा जाग चुका है और प्रदेश का युवा भी जागने वाला है। जिससे इस बैठी हुई सरकार में हम मांग कर रहे हैं कि सरकार बार भर्ती घोटाले करवा रही है, तो भर्ती घोटाले बंद करो और युवाओं को रोजगार देने का काम करो। धन्यवाद। उत्तराखंड में गंभीर और सनसनीखेज मामला पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अपनी स्वच्छ छवि के लिए चर्चित डीएसपी अनुज कुमार को इस मामले की जांच सौंपी जा सकती है। दरअसल केशव थलवाल वही युवक है जिसने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पहले पुलिस ने उसे किडनैप किया, फिर उसके सर पर लमगांव थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र रौतेला ने जूते चटवाए, उसके पीने के पानी में थूका। इसके बाद एसएसआई बाबू खान ने खुद को घायल कर उसे अटेम्प्ट टू मर्डर की झूठे केस में फंसा दिया। लगभग 4 महीने जेल में रहने के बाद केशव थलवाल जमानत पर बाहर आया और मीडिया को दिए अपने बयान से पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचा दिया। इसी बीच टिहरी पुलिस से जांच हटाकर पौड़ी पुलिस को सौंप दी गई। अब देखना यह होगा कि जांच की कमान किसके हाथों में दी जाती है और क्या सच में डीएसपी अनुज कुमार इस मामले की पड़ताल करेंगे। मैं केशव थलवाल, और जिनको नहीं पता मैं क्या करता था मैं उनको बता दूं कि मैं पुलिस में वीडियो बनाता था, भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाता था, जहाँ पर कुछ गलत होता था मैं वीडियो बनाता था पुलिस पे। हो सकता है आपने दोस्तों मेरे सर पर पेशाब भी की गई, पेशाब पिलवाई भी गई, सर में जूते मारे गए, जूता चटवाया भी गया, पाँव में डंडे मारे गए, हाथ में डंडे मारे गए, और फिर मेरे को रात भर इधर उधर दौड़ाया गया। एक रूम के अंदर कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे को रात भर इधर उधर दौड़ाया गया, पाँव में डंडे मारकर जोर जोर से। और जब मेरे को प्यास लगेगी, मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए, फिर उस गिलास में थूक कर मेरे को पानी पिलाएगा। और फिर मेरे को 9 मई को जाग तिराई में ले जाकर पुलिस वालों ने अपने हाथ पे खरोच मारी ब्लेड से, और केस बना रखा कि मैंने लमगांव के एक सब इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया चाकू से। और मैं 4 महीने जेल में रहा और परसों ही 4 तारीख को बाहर आ रहा हूँ। पुलिस वालों का नाम क्या था मेरे पे हिम्मत नहीं है बताने की, क्योंकि अगर मैंने नाम बता दिया किसने मेरे साथ क्या किया तो फिर मेरे पे दूसरा केस हो जाएगा, या हो सकता है मैं भारी आंदोलन करूँगा, या हो सकता है कि मैं भारी आंदोलन करूँगा। ना आंदोलन तो कर ही नहीं सकता मैं, या दूसरे केस में फंसा देंगे मेरे को, भांग डाल देंगे मेरे जेब में, या फिर स्मैक डाल देंगे, या चरस डाल देंगे, गांजा कुछ भी डाल देंगे। पुलिस का तो काम, इसलिए मैं नाम बताना नहीं चाहता। पुलिस का ऐसी काम है ये बोलना, पुलिस का तो ऐसी काम है ये, क्योंकि इससे पहले भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। जब मैं पुलिस में वीडियो बनाता था उस टाइम भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, आपके लिए, और अब मैं फंस गया तो अब भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और मैं नाम इसलिए बताना नहीं चाहता किसी का, क्योंकि अगर मैं नाम बता दूं तो मैं फिर और ज्यादा फंस जाऊँ। और आप लोग समझदार हो, आप लोगों को क्या करना है। सहारनपुर के गुप्ता हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतका के पति विनीत कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज अस्पताल में पिछले 8 महीने से चल रहा था। अभी हाल ही में वो अपनी पत्नी को लेकर रूटीन चेकअप पर आए थे, तभी महिला चिकित्सक ने महिला की डिलीवरी की बात कही, तो वहीं महिला के पति ने डॉक्टर की बात मानकर डिलीवरी करने के लिए सहमति बनाई। लेकिन डिलीवरी के दौरान महिला को ब्लीडिंग अत्यधिक मात्रा में हुई, जिसके बाद महिला को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर की टीम ने बताया कि महिला के बचने की उम्मीद नहीं है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। कुछ दिन उपचार चलने के बाद महिला की मौत हो गई। इसी घटना से नाराज होकर परिजनों ने महिला चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा हुआ। घटना के बारे में हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम सैनी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है महिला के परिजनों का। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे निजी प्राइवेट हॉस्पिटल पर लगातार जो है डॉक्टर के ऊपर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, और इस वक्त मैं सहारनपुर के बहुत पुराने गुप्ता हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद हूँ, और कुछ पीड़ित परिवार के ऐसे आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनके जो पेशेंट थे उसकी जान चली गई। वो परिवार मेरे साथ खुद मौजूद है, उनके पति मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। जो मेरी वाइफ है उनका जो इलाज यहाँ पे चल रहा था वो पिछले 8 महीने से यहीं का इलाज चल रहा था। तो 15 अगस्त को यहाँ पे दवाई दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे। मरीज बिल्कुल हमारा नॉर्मल था, रोडवे बस में बैठ करके यहाँ पे हॉस्पिटल में आया था, अपने पैरों खुद चल करके यहाँ पे आया था। तो उन्होंने जो बोलने लगे कि अभी जो डिलीवरी हो सकती है वो रात को भी हो सकती है और अगले दिन भी हो सकती है। तो जब तक कि आप अपना जो है कपड़े ले आओ घर से, मेरे पिताजी जो यहाँ पे हैं ये घर पे गए कपड़े लेने के लिए, तभी इनके पास फ़ोन गया कि ऑपरेशन करना है। मेरे पिताजी ने बोला कि अभी जब तक मैं ना आऊँ तो ऑपरेशन नहीं करना है, जब मैं वहाँ पे आऊँगा
जब मैं वहाँ से आऊँगा तो तभी ऑपरेशन करना है, मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। जैसे ही मेरे पिताजी यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जो है आधे घंटे पहले ऑपरेशन ये कर चुके थे, जबकि हमने यहाँ पे फीस वगैरह कुछ जमा नहीं की, बिना फीस के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो आधे घंटे बाद मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई, जिसके कारण से जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो उस टाइम पे थोड़ा कवर कर लिया इन्होंने। उसके बावजूद जो है अगले दिन सुबह ही 8:30 बजे उनका पैसा आना बंद हो गया। सुबह ही अगले दिन 12:30 बजे के आसपास उनको चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह बहुत काफ़ी आ चुकी थी। तो हमारे जो मेरी मम्मी है, मैंने इनको खुद बोला कि एक बार उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप एक बार देख लो, पूरे चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है। तो इन्होंने जो है 4 बजे के आसपास उन्होंने ब्लड रिपोर्ट टेस्ट वगैरह कराई और हमारे से जो है शाम के टाइम बोला कि हमारे कब्जे से बाहर है, आप ले जाओ। मुलाना एडमिट करने के बाद में वहाँ उन्होंने अगले दिन जैसे ही इलाज चलाया तो इलाज में उन्होंने बताया कि मरीज का गुर्दा भी पहले से ही खराब है और मरीज की किडनी पहले से ही खराब है और जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हार्ट तक भी जा सकता है। हमारा मरीज 10 दिन तक वहाँ इस तरह काटे, उसने फिर लगातार 11 दिन तक हमारा मरीज वेंटिलेटर पर रहा, फिर उसकी डेथ होगी वहाँ। और ये आज भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इन्होंने ऑपरेशन से पहले कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट, कोई नहीं की, कुछ भी। इन्होंने 26 दिन 25 दिन पहले रिपोर्ट के आधार पर ही ऑपरेशन कर दिया। और जब हम नॉर्मल बात करने के लिए आए तो इन लोगों ने ये कहा कि हमारे लिए तो एक लेसन है, हमें आगे सीख मिलेगी, हमारे साथ पहली बार हुआ, एक लेसन है हमारे लिए। इन लोगों के लिए लेसन है, हमारा घर का सिलसिला चला गया, लेकिन इन लोगों के लिए एक लेसन है। कैसे कुछ कार्रवाई चाह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग तो बता रहे हैं कि इस तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है, पेशेंट कुछ पहले से दिक्कत परेशानी में था। अभी मैडम से हमने बात की, मैडम ने खुद ये बोला कि हमने पूछा कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं कराई, तो मैडम ने ये कहा कि हमने रिपोर्ट इसलिए नहीं कराई क्योंकि मरीज पहले बिल्कुल सही था। अगर मरीज को कुछ दिक्कत होती हम तब रिपोर्ट कराते। तो अब ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ मरीज को पहले से दिक्कत थी? अभी जब इनका कहना ये है कि हमने रिपोर्ट इसलिए नहीं कराई, मरीज बिल्कुल सही था, तो अब ये ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हाँ मरीज पहले से गड़बड़ था? अगर मरीज हमारा पहले से गड़बड़ था तो इन्होंने ऑपरेशन क्यों करा? क्या मतलब था इनको ऑपरेशन करने का? क्या कुछ चाह रहे हैं हम, क्या कुछ फैसला लिया आप लोगों ने, किस तरह की कार्रवाई है कि भाई हमें इंसाफ मिले, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इनका इलाज हो। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के गुप्ता हॉस्पिटल पर हम मौजूद थे, जहां पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से जो है इनके पेशेंट की जान गई है। हालांकि कहना अभी सुनिश्चित नहीं होगा कि किन कारणों से उस महिला की जान गई है, ये एक जांच का विषय है। तो लगातार हम आपको जनपद सहारनपुर से ऐसी अपडेट दिखाएंगे। पल्स 24 सहारनपुर से। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे फाटो इको टूरिज्म जोन में बीते वर्षों में पर्यावरणीय पर्यटन राजस्व कमाई दोनों में नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2021 से 22 में शुरू हुए इस जोन ने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छू लिया। वर्ष 2021-22 में जब फाटो जोन की शुरुआत हुई थी तब यहाँ मात्र 9,246 पर्यटक पहुंचे थे और 20.52 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। लेकिन वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। इस वर्ष 20,422 पर्यटक फाटो पहुंचे हैं और 3.80 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दर्ज किया गया। रामनगर तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जानकारी देते हुए बताया, फाटो हमारा प्रमुख इको जोन बनकर उभरा है। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या और हमारी टीम की मेहनत से संभव हुआ है। फाटो जोन की ये सफलता न केवल उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक मिसाल है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वन्यजीव संरक्षण को भी सशक्त बना रही है। देखिए, फाटो रेंज हमारा इको टूरिज्म जोन है, वो लगातार उत्तरोत्तर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और उसको अगर हम लोग ये देखें कि जिस साल हमने शुरू किया था तो वो आप ये समझिए वर्ष हमारा 21-22 में शुरू हुआ था, तो उस साल हमारा टोटल रेवेन्यू था 20,52,000 रुपये। और जो कि अब जो पिछला जो हमारा साल ख़त्म हुआ है 24-25 का साल, उस 24-25 के साल में हम लोग पहुँच गए थे 3,80,00,000। तो इस तरह से इतना तेज़ी से वृद्धि हुई है और इतना तेज़ी से जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो इससे हम लोग सब लोग बहुत उत्साहित हैं और हमारी टीम बहुत सब लगन से काम कर रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में गरीब परिवारों की झुग्गियों को हटाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय पुलिस ने बीती रात झुग्गीवासियों को चेतावनी दी कि अगर 2 महीने में झुग्गियां खाली नहीं हुई तो उनका सामान तोड़ दिया जाएगा। इससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय महिलाएं और बुजुर्ग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी झुग्गियों को सुरक्षित रखा जाए। झुग्गीवासियों का कहना है कि पास के बंगले में रहने वाले लोग पार्क बनाने के लिए ये हटाना चाहते हैं। ये मामला सवाल खड़ा करता है कि पुराने जमाने से यहाँ रहने वाले लोग अचानक क्यों प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले पर हमारे संवाददाता शाहरुख ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां के निवासियों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है, आप देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, सब 50 से 60 वर्ष पुराने हैं, 50 से 60 वर्ष पुराने हैं और 50 से 60 वर्षों से यहाँ पर अपने मकान को मलैया डालकर छोटे मोटे घर बनाकर 75 से 70 परिवार यहाँ पर गुजर बसर कर रहा है। जैसे कि आप इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखें इनको समस्या क्या आ रही है। ये कानपुर में स्थित गौशाला चौराहे के बाजू से एक बस्ती बसी हुई है।
लीलावती माता जी, आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे समस्या क्या हो रही है? ये समस्या ये है बेटा कि कम से कम 60 साल 70 साल हमको रहते हो यहाँ पर। ये रानी कुंवर की जगह थी, जूही कला गई जी है जी। यहाँ पे खेती थी जी। उस रोड में कुआं था जी। जब हम इतने बड़े थे जी। तब तो आपने देखी नहीं कि हमारी जमीन कहाँ है। और जब से हम लोग रह रहे हैं तो अब आपको परेशानी, अब अपनी जमीन को ढूंढ रहे हो तो कोई नहीं, न केडियो से आ रही न कहीं से आ रही, ये 3 बंगले वाले हैं। अच्छा, ये जमीन जब जिस समय आप लोगों ने यहाँ पे बसेरा बनाया था उस वक्त में कोई क्या रहे, क्या तरीका था, किस तरीके के यहाँ खेती थी और ये अगले बगले कुछ नहीं था, पूरा जंगल था, पूरी खेती थी, बच्ची नहीं थी। पूरी खेत में जिस समय पे आप लोगों ने यहाँ पे निवास बनाया अपना, तो उस समय यहाँ पे जंगल था, कुछ नहीं था। तो निवास बनाने के कुछ वर्ष आप जैसे 10 से 20 से 30 वर्ष में कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा या शासन द्वारा, नगर निगम के द्वारा आप लोगों के ऊपर की गई? नहीं, कुछ नहीं की गई, कुछ नहीं। ये कई वर्षों से आप लोगों के पास कार्रवाई हो रही, बिल्डोजर वाले आ रहे हैं आप लोगों के पास, प्रशासन आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे हैं, ना कोई केडियो के आ रहे हैं, कोई नहीं। ये 2 सालों से आ रहे हैं। ठीक है, हम किसान तो मेरे भी 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। हम लोग भी अपना घर परिवार चला रहे हैं। सब गरीब आदमी सुबह से शाम तक अपना कमाते हैं, अपना रोजी रोजगार पूरा करते हैं। उसके बावजूद ये बंगले वाले अपना 2-3 लोग हैं। हमारे यहाँ जितने बच्चे सब कारोबार में त्रिपाठी जी, ये लोग इनके उलझन में ये होते आते हैं अपनी स्कॉर्पियो से बनवाना चाहिए अपने बच्चों के लिए सुविधा बाकी ये सब कहाँ जाएंगे। चलिए ये देखिए उत्तर प्रदेश ये है कि हम लोग अपना जीवन साधन से हम लोग जी रहे हैं कि हमको साधन चाहिए, गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को परेशानी है या सरकार की ये दुर्घटना है कि हम यहाँ अवैध में रह रहे हैं, कम से कम 45, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। ठीक है, हमारी माता जी भी यहाँ पे, मेरा बाप 100 साल 8 साल, ये हमारी माता जी है, मेरा बाप मरा है 80 के आसपास इनकी एज है, मेरी 34 की। ये देखिए इनके पिताजी आश्वासन ये चाहिए सरकार से, गवर्नमेंट से, और यहाँ पर अपना रहन सहन जो भी बना है आप लोगों के सामने, कैमरे के सामने आप लोगों को किसी का हमारा ये सब एक कब्जा नहीं, नॉर्मल गरीब परिवार है यहाँ पर, और ये सब मजलूम है। अगर इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो ये कहाँ पर अपना गुजर बसर करेंगे। और दोनों ही कास्ट के लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदू भाई भी देखे जा रहे हैं, मुस्लिम भाई भी देखे जा रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर जमा है, सब एकजुट होकर यहाँ पे एक बस्ती में यहाँ पे आज 50 वर्षों से यहाँ पर रहन सहन बनाए हुए हैं अपना, और आज इनको खाली कराने के लिए चाहिए रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? वाले हैं जो यहाँ पे पार्क बने, ये कहाँ सब लोग जाएंगे? ये पार्क में उनके बच्चे खेलेंगे खाली यहाँ। राजिंदर कि जिस समय पे यहाँ पर ये निवास कर रहे थे उस समय पे 10 वर्षों में या 20 वर्षों में या 30 वर्षों में जो कानूनी तौर पे है, अगर 30 वर्षों में कोई कार्रवाई इन पर नहीं की गई तो आज कार्रवाई क्यों की जा रही है? अब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 30 वर्षों में अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इनको कोई जमीन या कोई प्लाट या कोई कॉलोनी आवंटित करनी चाहिए। ये गरीब परिवार है, आखिर कहाँ जाकर कहाँ गुजर बसर करेगा। कानपुर से पल्स 24 न्यूज, मोहम्मद शाहरुख। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मरीज के साथ आई तीमारदार ने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने अनिश्चित काल के लिए ओपीडी का बहिष्कार कर दिया, जिसके कारण मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर का कहना है कि महिला 11 बजे के करीब अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के लिए लाई थी, जहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण महिला ने डॉक्टर के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर बदतमीजी की, साथ ही वहाँ पर खड़ी महिला सुरक्षा कर्मी के साथ भी हाथापाई करने पर उतारू हो गई, जिसके बाद जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स ने ओपीडी का अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार कर दिया। सीएमएस का कहना है कि डॉक्टर के ओपीडी के बहिष्कार के बाद केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा है। आज सुबह लगभग 11-11:15 बजे करीब जो है डॉक्टर दानिश जमाल जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं, उनकी ओपीडी में कोई महिला आई थी दिखाने, और वो जो उसका नंबर जो है काफ़ी पीछे था, और डॉक्टर दानिश के अनुसार जो है और डॉक्टरों के अनुसार भी जो उस महिला ने बड़ी अभद्र भाषा और कुछ मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उसमें जो उनके आत्मसम्मान और परिवार को ठेस पहुंची है। तो सभी डॉक्टरों ने जो है उसमें जो है आज जो है 11:30 बजे के बाद से जो है
ओपीडी बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने लिखित में भी दिया है मुझे, और बाकी हमारे इमरजेंसी सेवाएँ हैं सर, इमरजेंसी में वो देख ही रहे हैं। ओपीडी में आई थी एक लेडी, उनका 10:30 के बाद का पर्चा है और उनका 34-35 आई थिंक नंबर था ओपीडी में, पर उन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी कि नहीं तुम हमारा पहले तीसरे नंबर पे था तो तुमने पर्चा क्यों पलटा। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बदतमीजी करी, फिर जातिवाद पे उतर आई, फिर जूते चप्पलों की भी बात करी। तो प्लीज़ इसको संज्ञान में लीजिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे एक ही पीडियाट्रिशियन है और वो बच्चों को बहुत अच्छे से देखते हैं और 2:30-3 बजे तक भी बैठ के देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा रखिएगा कि डॉक्टर की इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है इस हॉस्पिटल। उनका कौन सा नंबर था जो आपके लिस्ट में था? 34वां-35वां नंबर। तो उनके अनुसार जो आप कह रहे हैं उन्होंने कहा था कि मेरा तीसरा था, तो वो किस आधार पे? ये तो उन्हीं से पूछिएगा कि उनका किस आधार पर था, क्योंकि उनका ओपीडी स्लिप पे जो नंबर है, टाइम जो हम तो गलत हो सकते हैं पर जो टाइम मेंशन है वो गलत नहीं हो सकता। वो 10:35 का था या 10:34 का नंबर कटा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, उनके पास स्लिप होगी या यहीं पे आप काउंटर पे चेक कर लीजिएगा, तो उनका स्लिप नंबर आपको पेशेंट पता का क्या चल नाम है? नाम तो पेशेंट का बच्चों का नाम था, हाँ, जानवी और रुद्रांश करके नाम थे, 2 बच्चे थे छोटे। क्या नाम है आपका? नाम क्या? प्रतिभा। कहने लगी लाओ हमारा पर्चा वापस कर दो और हम कहीं और दिखाएंगे। तो मैंने कहा यार बहस कर रही है, बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी महिला है तो बेहतर यही है, मैंने कहा आप किसी और डॉक्टर को दिखा दो, बेहतर यही है कि अगर जल्दी दिखाना है तो। और वैसे भी मैंने कहा आप जो कह रही हो कि आपका तीसरा पर्चा लगा हुआ था, तो मैं इस वक्त जो है हर पर्चे पर जब पर्ची पहले तो कोई हाथ से नहीं कटती है, यहाँ पर जो है एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट होता है, उसमें जो होता है दिनांक, नाम, उम्र, सेक्स, ये सब जो है छप के आता है और उसी के साथ नीचे में टाइम होता है जिसके अनुरूप ही पर्चे लगाए जाते हैं। तो जैसे जैसे पर्चियाँ कटती जाती हैं वैसे वैसे नाम लगाए जाते हैं, वो उस पर पर्चे चढ़ा दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका धर्म है यहाँ पे, क्या मांगे आपके आगे? तो बस यही है कि उसने जो है बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया, मेरे साथ भी बहस करी और ये बोला कि जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, और मतलब ऐसे शब्द जो कि मैंने कभी अपनी उम्र में कभी किसी के मुँह से सुने भी नहीं, और वो चीज़ जो मतलब इतने सालों में मेरे साथ कभी घटित नहीं हुई थी कि बदतमीजी भी करी, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जाति सूचक क्या? मुसलमान हरामजादे, यहाँ क्या बैठा हुआ है, ऐसे ही होते हैं मुसलमान और इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या चाहते हैं आप? हमने जो है जो FIR कल हमने करा दी है और जो है उसको जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, और वैसे भी जो मतलब और कानूनी तरीके से जो भी प्रक्रिया है, जो नियम है, जो धाराएं हैं उस पर एक्शन। दूसरी बात, कोई स्टाफ नर्स भी आपके साथ? जी, स्टाफ नर्स भी थी और उसने जो है 2 PRD हमारे जो हैं उनके साथ भी धक्का मुक्की करी, उनके साथ भी गाली गलौज करी, उनसे भी बहुत जो है बदतमीजी से अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ। ओपीडी का मामला है? नहीं, ये मेरी ओपीडी का मामला है। ओपीडी में स्टाफ नर्स क्या कर रहे हैं? ओपीडी में स्टाफ वो जो है नर्स जो होती है वो इसलिए रखाई जाती है कि मतलब मदर्स आती हैं, फीमेल अटेंडेंट का होना ज़रूरी होता है, प्लस भीड़ को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए और जो है पर्चे एक एक करके बुलाने के लिए और जो है उसमें एंट्री करने के लिए, वेट लेने के लिए। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि बस जो भी है जो है न्यायपूर्वक मुझे मतलब जो है कानून की तरह उसको जो है पकड़ा जाए और उसको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि कल को ये कोई ना मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो कि कोई भी कुछ भी करे और निकल ना जाए। क्या नाम क्या है आपका? जी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हाँ जी, क्या मेरे साथ कोई घटना घटी है और मुझे चोट आई थी, मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में गया हूँ। मैंने कहा मुझे जो इंजेक्शन और दर्द का दवाई दे दो मुझे, तो इन्होंने कहा कि आप थाने में जाओ, वहाँ से रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम आपका उपचार करेंगे, तब तो हमारे कोई अधिकार नहीं है। फिर मैं जब थाने में गया तो मैडम से मिला, तो मैडम ने कहा आप शिमू साहब से मिलिए, तो तब जाके उन्होंने जो मेरा उपचार किया और मुझे दवाई दी और मेडिकल बनाया। अच्छा, अभी जनहित के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं है। अगर एक आदमी अगर कोई गलत है तो पूरी धरने पे जनता के सामने बैठ जाते हैं, पूरे थाने बैठ जाते हैं, पूरी जनता यहाँ पूरी परेशान है। और क्या पूरे जिला है, क्यों एक डॉक्टर के पीछे, अगर एक डॉक्टर पीछे है तो उसी को सजा दे, उस आदमी को सजा दो, लेकिन जिन जनता को न्याय दिया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और सभी को अपना स्थान बैठो, जनता को सुरक्षित दिया। जनता सारे बैठ रहे हैं, देखो कितने दूर दूर से लोग परेशान हो के आ रहे हैं यहाँ, उनकी कोई नहीं सुनाई दे रहा है। जनता का दर्द नहीं है किसी को, सारे राजनीति में चल रहे, वहाँ से फोन करा होता हम जनता की सुनेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, ये महिलाएं देखो
घर बार छोड़ के आ रखे हैं, ये कोई सुध नहीं ले रही यहाँ। क्यों नहीं ले रहे सुध? क्यों? सारे मिलावट है, सारा भ्रष्टाचार है। कोई अगर कोई पैसा देगा तो उसका उपचार किया जाता है, तो पैसा नहीं देगा तो जनता को ये देखो, सारी जनता माता बहनों तो कितनी परेशान हो रही है। आप कितने समय से आ रखे यहाँ, कितने टाइम तक आप भी कोई ये सुनाई नहीं हो रही है। जिले में एक डॉक्टर के साथ कोई घटना घटती है तो दोष पूरी जनता को क्यों दिया जा रहे हैं? जिले में पूरी जिले को जनता को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। एक के पीछे पूरा जनता यहाँ बर्बाद परेशान हो रखा है। क्या नाम क्या है आपका? क्या कहाँ से आए आप? अच्छा, क्या आपका कोई पेशेंट है या आप क्या है? पेशेंट आ रखे, मेरी छोटी सास आ रखी है 2-3 साल की, यहाँ पे कोई वही सुनवाई नहीं हो रही सर। और जो भी है जनता परेशानी है, हाल तो कोई नहीं है, सुविधा ही नहीं है। बस अपने में मास्टर इनकी तो तनख्वाह पक रही है, बस नाम का ही है हॉस्पिटल, यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है कोई ऐसे कि चलो पेशेंट को तो अच्छे तरीके से देखें। तो जो अभी दो अस्पताल के कर्मचारी धरने में बैठे, क्या कहेंगे आप इस संबंध में? क्या कहेंगे सर, इनके लिए किसी ने थोड़ा सा बोल दिया होगा तो धरना पे बैठ गए। इतनी जनता अगर धरना पे बैठेगी तो ये इन लोगों में क्या होगा, इनको ही पता होगा। ऐसी बात नहीं है सर, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे लापरवाही होती है और कुछ भी नहीं होता। तनख्वाह पक रही है, इनको मिल रही है आराम से और कुछ नहीं है। पर्यटन नगरी मसूरी 15 सितंबर की भीषण बारिश और भूस्खलन के बाद अभी तक पूरी तरह नहीं संभल पाई है। जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय होटल और व्यापारिक उद्योग भारी संकट में गिर गए। अब होटल एसोसिएशन और ट्रेडर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ठोस राहत पैकेज की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपदा के दौरान सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए होटल एसोसिएशन ने कहा कि 3000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और संपर्क मार्ग बहाल किए गए, लेकिन अब मसूरी का पर्यटन उद्योग रद्द हुई बुकिंग, खाली होटल और घटते पर्यटक विश्वास की मार झेल रहा है। मसूरी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर होटल कर्मचारियों के वेतन हेतु आर्थिक सहायता, बिजली पानी के फिक्स चार्ज माफी, सॉफ्ट लोन, टैक्स राहत और वैकल्पिक सड़कों की युद्ध स्तर पर मरम्मत, साथ ही सरकार से राष्ट्रीय व सोशल मीडिया पर मसूरी की सकारात्मक छवि पेश करने का आग्रह किया गया। एसडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 ज्ञापन दिए हैं, एक दीर्घकालीन सपोर्ट के लिए, एक अल्पकालीन के लिए। अल्पकालीन में हमने निवेदन किया है कि जो रोड्स बाधित हैं, जो हमारी और रोड्स हैं जैसे कि माड़ी रोड है, एक हमारी झड़ी पानी से टोल टैक्स की रोड है, ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं और बाधित हैं। जो हमारी मेन रोड है देहरादून मसूरी की, वो भी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी उसमें पुश्ते गिर गए हैं। जो डबल रोड्स थी वो सिंगल रह गई हैं। बस ये है कि गाड़ियाँ निकल पा रही हैं, तो हमने कहा है कि तुरंत उसको जो है और सेफ किया जाए और क्लियर किया जाए ताकि आवाजाही हमारी बनी रहे। इसके पश्चात हमने आपसे दीर्घकालीन में निवेदन किया है कि सभी होटल्स जो हैं कैपिटल इंसेंटिव हैं, लोन्स के तहत चलते हैं। हमने निवेदन किया है कि लोन्स की जो इंटरेस्ट है उसको कम किया जाए, मॉरेटोरियम पीरियड जो है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, 6 महीने तक हमको किसी रूप से जो है लोन की रीपेमेंट ना हो, और जो पेमेंट्स हमको करनी है उसको 6 महीने तक डिफ़र किया जाए। और अभी जो है एक अन्य सॉफ्ट लोन लॉन्च किया जाए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि हमारी जो व्यवसाय है, हमारा पर्यटन उद्योग है, वो वापस पटरी पर आ सके। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में जो फिक्स चार्जेस लिए जाते हैं प्रत्येक माह, उसके लिए हमने कहा है कि उसको वेव किया जाए फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। पानी में जो है 15% की वृद्धि की जाती है प्रत्येक वर्ष, उसको इस साल ना किया जाए। उसके तहत एक्साइज में भी जो है एक बहुत बड़ी राशि ली जाती है, उसको भी, क्योंकि ये त्रासदी है और जो हमारा ये बिज़नेस अफेक्ट किया है, आज शहर में 0 पर्यटक हैं, और वापस पर्यटक को आने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कम से कम 6 महीने हमको लग जाएंगे। 6 महीने का हमारा व्यापार का, हमारे उद्योग का बहुत नुकसान हुआ है, तो हम चाहेंगे एक्साइज का जो अमाउंट होता है उसमें 50% हमको रिबेट दी जाए। इसी भांति हम अपने लेवल से प्रयास कर रहे हैं कि रोड्स खुली हैं, सेफ़ हैं, पर्यटक आप आएँ, मौसम बहुत अच्छा है, इट्स ब्राइट एंड सनी इन द मॉर्निंग, और दिन भर जो है खुला हुआ रहता है। बारिशें लगभग ख़त्म हो गई हैं, तो ये संदेश हम चाहते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट से जाएगा, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से जाएगा, तो उसका असर प्रभावी होगा और असर इमीडिएटली होगा। तो यही निवेदन हमारा है कि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी हैंड होल्डिंग करे, हमारे उद्योग की थोड़ा सा उसका सपोर्ट करे और पर्यटक को वापस शहर में लाने के लिए मदद करे।
आज मसूरी को, पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व ये देख रहा है कि उत्तराखंड में बाढ़ आने से कितना नुकसान हुआ है, और ऐसे नुकसान को देखकर कोई भी पर्यटक उत्तराखंड या मसूरी नहीं आ रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति आज नुकसान में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द राहत पैकेज मिलेंगे, रोडों को दुरुस्त किया जाएगा। मसूरी देहरादून मार्ग हो, मसूरी किमाड़ी देहरादून मार्ग हो, मसूरी कोलुखे झड़ीपानी देहरादून मार्ग हो, ये समस्त मार्ग दुरुस्त होंगे, सुचारू रहेंगे। बिजली पानी के बिलों में कटौती मिलेगी, फिक्स चार्जेस में कटौती मिलेगी, लोनों में समय मिलेगा, लोन मॉनिटरिंग मिलेगा, लोन देने का समय मिलेगा, लोन मिलने में आसानी मिलेगी। और पटरी पे लाने के लिए चाहे वो मजदूर भाई हो, गरीब व्यक्ति हो, रिक्शा चालक हो, सबको राहत का पैकेज मिले, 3 महीने का भत्ता मिले। टैक्सी चालकों के, 2 व्हीलर रेंटलों के उनके टैक्स कम हो, और किराए पे लोगों की दुकानें हैं उनको कुछ राहत मिले। ऐसी समस्त समस्या को लेकर हमने बात करी है, मास्टर प्लान की बात करी है। वैध अवैध कंस्ट्रक्शन इसका सिर्फ का कारण मास्टर प्लान ना होना है। आज उस तरफ विचार जाना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे करते हुए हमें समस्त पहाड़ों पे जो निर्माण होना है, जो रोडें टूटी उनका निर्माण होना है, जो रोड गिरी हैं, जो पुश्ते गिरे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे के बाद बनने चाहिए। लंडौर में जो रोड धंस रही है उसका वैज्ञानिकों द्वारा और जियोलॉजिकल रिपोर्ट के द्वारा सर्वे होकर उसका नवनिर्माण होना चाहिए। लंडौर हमारा हेरिटेज बाजार है। इस प्रकार की तमाम बातें आज करी हैं, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी इन सभी बातों को देखते हुए मसूरी और उत्तराखंड में ऐसे तमाम पैकेज और ऐसी तमाम सुविधाएं लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जनता की जिंदगी जो है वापस पटरी पर लौटाए। पर्यटन की दृष्टि से भी मसूरी को विकसित किया जाना है। मसूरी पूरी तरीके से सेफ है, ऐसे में कुछ रोडें ध्वस्त हैं, तो कहीं ना कहीं गलत छवि गई है मसूरी की। बहुत ज़्यादा गलत छवि गई है। मसूरी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है, और इस प्रकार की वीडियो फुटेज जाना ये दर्शाता है कि मसूरी में स्थिति बदहाल है, और इस स्थिति को ठीक करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा साथ साथ हमें धरातल पे भी काम करना पड़ेगा। धरातल पे सरकार काम करेगी, सोशल मीडिया और मीडिया पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छा संदेश भेजें पर्यटक भाइयों के लिए, जिससे कि मसूरी की अर्थव्यवस्था सुधर सके और एक आम नागरिक, आसपास के युवकों को रोजगार मिल सके और लोग अच्छे वातावरण में कार्य कर सके। बिल्कुल, अभी होटल एसोसिएशन हमारे मसूरी ने एक हमें ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को हमारे द्वारा दिया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उनका कहना है कि जो हमारी कनेक्टिविटी उसको रिस्टोर किया जाए, तथा इसकी जो नॉर्मलसी की तरफ हमारी मसूरी बढ़ रही है उसका भी प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि पर्यटकों को ये सूचना मिल सके कि मसूरी में अब लगभग सब चीज़ें हैं। और मैं ये भी संज्ञान में चाहूँगा, होपफुली हमारा जो देहरादून मसूरी हाईवे है ये भी आज से हमारे लाइट व्हीकल्स के लिए 24 आवर्स के लिए खुल जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में काफ़ी कनेक्टिविटी में उनको आसानी होगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म से उन्होंने कुछ रियायतें मांगी है सरकार से, जो शासन स्तर पे मुख्यमंत्री जी के निर्णय लेना है उन्हें उचित होगा, कि जैसे उनके कुछ इंटरेस्ट वेवर्स, रेनुअल लाइसेंसेस फीस, रेनुअल फीस, इसमें कुछ माफ़ी की उन्होंने मांग की है। तो इसके लिए हम ज्ञापन तुरंत जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं होटल एसोसिएशन की भी मिसाल देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे इस हमारे आपदा टाइम पे काफ़ी लोगों की हेल्प करी निःशुल्क स्टेज देने में, जिससे कि काफ़ी हो रखी है, लोगों को काफ़ी सुविधा हुई। और हमारा मसूरी भी, मैं कहना चाहूँगा सभी से कि मसूरी तैयार है पर्यटकों को एक बार फिर से स्वागत करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।